हेलो एवरीवन, आज आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटिशन, मतलब कि वो हमारे बक्कल कैविटी में हमारे दांतों की जो अरेंजमेंट है, सुंदर सुंदर जो हमारे दांत होते हैं चमकीले से, उनकी अरेंजमेंट कैसे है और कौन से दांतों की क्या फंक्शन है, कितने काइंड्स के दांत हमारे होते हैं, टीथ की अरेंजमेंट, काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इस टीथ का क्या फंक्शन है, आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है डेंटिशन, और इसका हमने एक सुंदर सा डायग्राम बनाया है। टूथ कितना स्माइल कर रहा है बेचारा। तो आज हम पहले एक टीथ का जो रीज़न है पहले उसको देखेंगे, फिर उसकी एनाटॉमी देखेंगे। मतलब पहले हम ऊपर से मॉर्फोलॉजी देखेंगे टीथ की, टीथ में कौन कौन से रीज़न होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, और उसके बाद फिर हम उसको उसका सेक्शन काट के देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो पहली जो चीज़ है हमारी इस टीथ की, इसको हम मिटाते हैं। तो पहले हम इसको मिटाएंगे, इतनी सुंदर सुंदर आँख नाक कान जो जो है हम उन सबको बनाएंगे। तो हमारा जो टीथ है वो मेनली 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड है। ये जो इसके ऊपर ये जो क्राउन वाला शेप है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं इनैमल। क्या बोलेंगे? इनैमल। इनैमल। उसके जो ये इतना रीजन होता है ना, यहाँ से लेके ये, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्राउन। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नेक, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ नेक के नीचे से पूरा यहाँ तक, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे रूट, मतलब जड़। जैसे पेड़ों की जड़ होती है वो हिलते नहीं है, वैसे हमारे दांतों की भी जड़ें होती हैं वो, ताकि हिले ना। ऐसा नहीं खाना खाते तो उस दांत ही हमारे हमारे पेट में चले जाए। तो इसलिए 3 रीजन होते हैं, इसलिए ऊपर वाले में उसको थोड़ा जड़ वगैरह दिए हैं। तो इसमें रूट सिस्टम, ये हो गई हमारे जड़, ये हो गया नेक रीजन, और ये होता है क्राउन। क्राउन का मतलब जैसे सर, सर वाला रीजन जो होता है। उसके बाद ये जो इनेमल वाला है, इनेमल वाले पार्ट को हम लोग, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। ठीक, अब ये तो हो गई दांतों की ऊपर से जो मॉर्फोलॉजी हम लोग देख सकते हैं वो। अब इसकी थोड़ी एनाटॉमी टाइप देखते हैं, मतलब अब इन दांतों के अंदर क्या क्या होगा। तो हमारे दांतों के अंदर ठीक एक कैविटी होती है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हाँ, इस ऊपर वाले रीजन को तो हम लोग रूट और क्या वो बोलते हैं, लेकिन अब इसके बाद ये जो रीजन है इसको हम लोग डेंटाइन बोलेंगे। मान लीजिए हमने दांत लिया, और मान लीजिए ये एक दांत है, इस कैप को हम लोग दांत मानते हैं, और इसको हमने ऐसे पे काट दिया। ठीक, इसका सेक्शन कर दिया। सेक्शन करने के बाद जो हमको व्यू दिखेगा वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया ये रीजन। ठीक, इसके बाद ये जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसको बोलेंगे ओडोंटो ब्लास्ट सेल। ठीक, उसके बाद ये जो सेल होंगे, ये क्या करेंगे, ये हमारे डेंटाइन रीजन को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो इसको बनाने वाले ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या बनाते हैं? डेंटाइन रीजन को। ये जो नीचे वाले एरिया है ये पूरी हमारी डेंटाइन रीजन कहलाती है। और ये जो इनेमल वाला पार्ट है ये सिर्फ परमानेंट टीथ में पाया जाएगा। परमानेंट टीथ में पाया जाएगा, मतलब जो दांत हमारे दूध वाले दांतों के टूटने के बाद आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। जो हमारे साथ हमारे जीवन भर हमारे साथ रहे वो होता है परमानेंट टीथ। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा इनेमल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में है ये, और इसके बाद इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं।
हम लोग थोड़ा इनेमल के बारे में जानते हैं। मैं पहले इसको मिटा लूँ। ठीक, क्या है हम लोग की हेडिंग? इनेमल। इनेमल, ठीक। इनेमल क्या चीज होती है? इनेमल तो पहले सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी बॉडी की हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक, हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है। क्वेश्चन अगर आया कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड वाली कौन सी चीज़ है, तो हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत कौन सा चीज़ होता है? इनेमल। जो हमारे दांतों की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे इनेमल कहते हैं। मेनली ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसलिए इसको ये क्या होती है? काफ़ी हार्ड होती है। दूसरी चीज़, ये काफ़ी शाइनी होगी। ठीक, चमकीली सी। कुछ कुछ लोगों के दांत काफ़ी चमकीले होते हैं और कुछ लोग के इतने गंदे की देख के मतलब मर जाए इंसान। ठीक, तीसरी चीज़ ये होती है, इसको बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बार इसको बनाते हैं, उसके बाद ये वो डिजनरेट कर जाता है और उनका उन सेल्स का नाम होता है अमीलो ब्लास्ट सेल। ये सेल्स इसको सिर्फ एक ही बार बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम देखें इस हिसाब से कि जो प्राइमरी टीथ होती है हमारी, मतलब जो लैक्टियल टीथ वगैरह होती है, मतलब जो दूध के दांत होते हैं, उनमें इनेमल नहीं पाया जाता। जो भी बच्चे होंगे जिनकी लैक्टियल टीथ होगी, उनके ऊपर आप देखें तो इनेमल रीजन नहीं पाया जाता। मेनली क्या होता है, ये जो इनेमल है ये सिर्फ सेकेंडरी टीथ, जो परमानेंट टीथ होती है उसमें पाया जाता है। फाउंड इन फाउंड ओनली परमानेंट। टीथ, ठीक, मतलब कि जो परमानेंट टीथ होगा ये इनेमल वाला रीजन सिर्फ उसी में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। इसको बनाने वाले सेल जो होते हैं वो अमीलोब्लास्ट सेल होते हैं। इसको बनाने के बाद वो डिजनरेट कर जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में नहीं उगते। इसीलिए कहते हैं कि दांतों की सफाई बड़ी अच्छी करनी चाहिए। और हाँ, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। अगर जिस रीजन में कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ के वाटर में फ्लोराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या कर देगा, इसमें कुछ कुछ मतलब ये छोटे छोटे इसमें छेद कर देगा, इनेमल में डैमेज कर देगा। उसके बाद वो जो भी खाएंगे वो सीधा सीधा यहाँ पे नर्व रीजन में आता है। यहाँ पे एक रीजन होता है, ये जो पल्प कैविटी, इसको पल्प कैविटी कहते हैं इस रीजन को, मेनली पल्प कैविटी। अगर हम दांतों के लिए उसको काटे हैं तो उसके बीच में हमको छोटी सी जगह देखने मिले जिसे हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में मेनली ज्यादातर नर्व्स होंगे। ठीक, बहुत सारे नर्व्स होंगे जो कि सिग्नलिंग का काम करेंगे। और इसमें काफी सारे मतलब लिम्फ नोड्स वगैरह होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंटेन्स नर्व्स lymph nodes, lymph vessels, lymph vessels। ठीक, और क्या पाए जाते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स भी कुछ कुछ पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स में जैसे हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वो। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। ये हमारा रीजन हो गया। और तो इसमें फिलहाल कुछ बचा नहीं। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये क्या है, हमारे टीथ की सबसे आउटर लेयर भी होती है, आउटर लेयर
ऑफ टीथ। ठीक। अब टीथ की जब ये आउटर लेयर है तो हमारे जो डेंटाइन का रीजन है, ये जो इतना सारा रीजन है इसके ऊपर का, इसको डेंटाइन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, डेंटाइन रीजन को प्रोटेक्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट्स डेंटाइन। ठीक, डेंटाइन रीजन को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह तो ऊपर कहीं दूसरी जगह बॉडी में होंगे, इसमें नर्व्स होंगे। इसीलिए जब किसी की अगर दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कीड़ा लग गया, इतने सारे दांत को मान यहाँ पे काला हो जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे काला हो गया, चॉकलेट बाबू का दिया हुआ चॉकलेट आप ढेर सारा खा लिए और वो आपके दांतों में कीड़े लग गए। अब कीड़े लगने के बाद जब कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं तो क्या होता है, हमें सेंसेशन होती है, कुछ भी खाते हैं तो झंझनाहट जो होती है ना, वो झंझनाहट क्यों होती है, क्योंकि जो खाना भी जाता है और जो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे छेद कर देंगे। ठीक, माइक्रो रूट बना देंगे यहाँ पे, तो जो भी हम खाना खाएंगे उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो इन सब में जाके अटक जाएंगे और उसके बाद जब हम दोबारा कोई खाने का टुकड़ा आके इस पर अटकेगा तो ये हमारे सीधा नर्व वेसल्स को या नर्व्स को इम्पैक्ट करेगा और वहां से हमें क्या महसूस होती है, झंझनाहट, सेंसिटिविटी। ठीक, सेंसिटिविटी इसीलिए होती है सेंसिटिविटी। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग रूट कैनाल करवा देते हैं। रूट कैनाल का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया को छेद करके निकाल देते हैं। ठीक, इसको हटा देंगे और यहाँ के जो नर्व्स हैं इन सबको भी डैमेज कर देंगे। ठीक, इनको भी डैमेज कर देंगे। डैमेज करने के बाद यहाँ से कुछ दूसरा भर देंगे, इसको भर के जाम कर देंगे। अब ना नर्व रहेगा ना सेंसेशन होगी और दूसरी चीजों को डाल के भर दिया तो अब यहाँ पे कुछ अटकेगा नहीं। इस चीज को कहते हैं रूट कैनाल। ताकि ये हमारे सेंसिटिविटी को मतलब ठीक करने की एक प्रक्रिया है जो लोग करवाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है इनमें। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं थोड़ा डेंटाइन रीजन को, डेंटाइन क्या होता है। ठीक, मिटा रहे हैं। डेंटाइन, डेंटाइन को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है ओडोंटो ब्लास्ट सेल। ये देखिए यहाँ पे हमने डिनोट किया था ना ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये जो सेल्स हैं ये पूरी लाइफ टाइम रहेंगे, ये साथ नहीं छोड़ते, 7 जन्मों का इनका रिश्ता होता है। तो ये क्या करते हैं, रिमेन्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। ठीक, अब पूरी जीवन भर पार्ट को नीचे वाले का जो डेंटाइन रीजन है वो कौन सा पार्ट है, बोनी पार्ट है टीथ का, बोनी पार्ट। ठीक, ये उस वाले रीजन को जिंदगी भर बनाता रहेगा। ठीक, इन सब चीजों को आप लोग नोट करते रहें अगर आप करना चाहें तो, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ क्या है। अब हमने टीथ की ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ ली, उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ ली। हम देखते हैं कि आगे मतलब टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ मैमल्स में कितने टाइप ऑफ टीथ डिवीजन है, तो हम उसको देखते हैं। मिटा ले पहले हम दांतों की बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देख के पढ़ेंगे कि हमारे पेप्सोडेंट में नमक है कि कोलगेट में नमक है। बाबू का दिया हुआ चॉकलेट थोड़ा कम खाएंगे, नहीं तो दांतों में हमारे कीड़े लग जाएंगे और हमारे तो लग ही जाएंगे, समझ रहे हैं आप। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, हमारी हेडिंग है
टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस डाल देते हैं, हम भी तो मैमल्स हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस मतलब हमारे पूरे मानव जाति में, मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं हम उनको देखेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो पहली हमारी टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं, हम अलग मार्कर से लिखें ताकि आप लोग को दिखे। पहली होती है, पहले तो 4 प्रकार की होती है, ठीक, 4 में से पहली है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट, ठीक। दूसरी हम लिखेंगे ब्यूनोडॉन्ट या बोनोडॉन्ट। ब्यूनोडॉन्ट, ठीक। तीसरी है डायफायोडॉन्ट। चौथी है हमारी हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, ठीक। मेनली 4 प्रकार के हमारे दांतों के डिवीजन होते हैं, मतलब दांत हमारे जितने भी हैं पूरे ह्यूमन बींग्स में, वो मेनली इन 4 प्रकार से सारे आ जाते हैं। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि जो दांत हमारे सॉकेट में पाए जाते, सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक। थीकोडॉन्ट वो दांत होते हैं जो हमारे जॉ होते हैं ना, ये जो जॉ लाइन होती है ऋतिक रोशन की बड़ी अच्छी, ठीक है, सबके जॉ में जो दांत ऐसे धसे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई किसी की जॉ लाइन है, उसका हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया और इसमें ये मान लीजिए कोई बड़ा सा दांत आके ऐसे फंस जाए, धसा हुआ, तो उस धसे हुए दांत को किन प्रकार में रखा जाता है? थीकोडॉन्ट, मतलब जो सॉकेट की तरह से अटैच्ड हो। तो जॉ की जो बोन होती है उसमें जो सॉकेट की तरह से अटैच हो उन्हें थीकोडॉन्ट बोला जाता है। ब्यूनोडॉन्ट वो दांत होते हैं जिनमें छोटा सा कोई, मतलब वो अटैच सॉकेट वाले बोन में ही, लेकिन इसमें छोटा सा कस्प हो, स्मॉल साइज, ठीक। जो उसका कस्प हो, मतलब ये जो क्राउन वाला एरिया था उसमें छोटी सी, मतलब कस्प हो, मैं उसका डायग्राम आपको दिखाऊं, कुछ कुछ ऐसा, ठीक। ऐसे मान लीजिए ये कोई जॉ लाइन है, एक और दांत आया और वो ऐसे था, कुछ कुछ ऐसे हो, मतलब छोटे छोटे दांत हो, थोड़े से धसे हुए हो, और उनकी जो क्राउन वाली एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये क्राउन वाली एरिया है, मैंने अभी आपको बताया, जो ऊपर का एरिया है सर वाला, उसको क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन वाले एरिया में जो छोटे छोटे कस्प हो, मतलब थोड़े थोड़े गड्ढे टाइप के, उसको क्या बोलेंगे? ये कस्प है, कस्प, या इसको क्राउन भी बोल सकते हैं। तो ये किस वाले एरिया में आ जाएगा? ब्यूनोडॉन्ट में, ठीक। अब बात आती है डायफायोडॉन्ट की, ये सबसे मेन है, हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ डायफायोडॉन्ट है, हमें यही पढ़ना है, ये काफ़ी अच्छा है। डायफायोडॉन्ट का मतलब होता है जो 2 बार दिखे, ठीक, या 2 बार दिखे या 2 बार आए, ठीक। और उसका भी हम इसको हेडिंग डाल के इसको बकायदे इसको डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है, मैं यहाँ इसको पहले लिख दूँ, मतलब अपीयर्स ट्वाइस, ठीक। 2 बार ये आते हैं, जैसे एक बार दूध के दांत आए, फिर एक बार परमानेंट टीथ आई जो पूरे लाइफ टाइम चले, वो आती है डायफायोडॉन्ट में। अब बात आती है हेट्रोडॉन्ट में, ये भी मेन है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आती है,
ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, मतलब अलग अलग प्रकार के जो दांत हों वो एक ही जगह पे हों तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम हेट्रोडॉन्ट में ला के रखेंगे। तो ये सारी हमारे टाइप्स ऑफ टीथ हैं जो पूरे ह्यूमन बींग्स या फिर पूरे मैमल्स में डिवाइड हैं। इन सबको आगे हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डायफाइडोडॉन्ट, फिर हेट्रोडॉन्ट, और उन्हीं में हम थिकोडॉन्ट, यूनोडॉन्ट, मोनोफाइडोडॉन्ट, डायफाइडोडॉन्ट सब कुछ समझेंगे। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर लें। हम फिर अभी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायफाइडोडॉन्ट टीथ। ठीक, मैं इसको मिटा लूँ, पॉज कर लें वीडियो, नोट कर लें। तो अब हम पढ़ेंगे डायफाइडोडॉन्ट। डायफाइडोडॉन्ट की जो टीथ है वो किस में है, हमारी हेडिंग है डायफाइडोडॉन्ट। ठीक, मतलब कि जो दांत दो बार आए हमारी पूरी जिंदगी में, मतलब दोज टीथ हु विच अपीयर्स ट्वाइस। ठीक, तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं। पहली होती है प्राइमरी, या इसको डेसिडुअस भी बोलते हैं। ठीक, या इसको लैक्टियल भी बोलते हैं। ठीक, प्राइमरी, या फिर इसको डेसिडुअस भी बोलेंगे, या फिर इसको लैक्टियल भी बोलेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ मतलब आएगी और फिर चली जाएगी। ठीक, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब आ रही है और चली जा रही है तो इसको हम एक रिप्लेसिंग टीथ भी बोल सकते हैं। रिप्लेसिंग टीथ। ठीक, ये हो गई हमारी डायफाइडोडॉन्ट की पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आती है सेकेंडरी। ठीक, सेकेंडरी या फिर इसको परमानेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसको लैक्टियल या फिर रिप्लेसिंग टीथ नहीं बोलते क्योंकि अब ये जिंदगी में पूरी हमारी पूरी जिंदगी हमारा साथ देगी, तो इसको क्या ज्यादा नाम देना। ज्यादा नाम तो आने वालों के होते हैं, साथ में चलने वाले के तो कम ही नाम होते हैं। ये हो गई हमारी सेकेंडरी परमानेंट टीथ। ठीक, इन सब में क्या होगी, इसमें क्या होगी, या फिर डेसिडुअस होगी, लैक्टियल टीथ होगी, रिप्लेसिंग टीथ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी टीथ के बाद अब हम इसको देखेंगे कि प्राइमरी टीथ में कितने कौन सी टीथ होती हैं और उन सब में कितने सारे नंबर्स होते हैं। तो इस टीथ में टोटल इसका नंबर होगा लगभग, ये जो प्राइमरी टीथ होगी इसका ये लगभग काउंटिंग करने में होगी हमारी 20। ठीक, मतलब अगर किसी प्राइमरी टीथ है, किसी बच्चे की प्राइमरी टीथ है, उसकी लैक्टियल टीथ है, तो उसको अगर हम उसका मुंह खुलवाएं, उसे बोले बेटा आप मुंह खोल, बहुआ आँख खोल, तो बेटा टापी दे, तो वो ऐसे मुंह खोलेगा तो उसको जब दांतों की आप गिनावट करेंगे तो नंबर लगभग 20 तक जाएगी। 20 क्यों? क्योंकि उसके बाद इंसीजर्स होगा। पहली, हमारे दांतों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, दूसरी होती है कैनाइन, तीसरी होती है प्रीमोलर्स, और चौथी होती है मोलर्स। ठीक, ये करीब 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो जो बच्चों के दांत होंगे लैक्टियल वाले, उसमें अगर हम काउंट करेंगे तो उसके पास इंसीजर्स होगा, कैनाइन होगा, प्री मोलर नहीं होगा। ठीक, मोलर होगा। अब प्री मोलर नहीं होगा तो बेचारा ये थोड़ा इसको सैड बना देते हैं हम, बेचारा रो रहा है। ठीक, प्री मोलर नहीं होगा। तो अब ये इंसीजर कितनी होगी, कितनी कैनाइन होगी, इंसीजर होगी आपकी लगभग 8 दांतों की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, अपर हाफ लेफ्ट और उसके बाद लोअर हाफ लेफ्ट को दोनों को ऊपर हम जब काउंट करेंगे तो इंसीजर्स हो जाएगी। ठीक, इंसीजर मतलब सामने वाले जो दांत होते हैं ऐसे कुतरने वाले, चूहों वाले। कैनाइन कितनी होगी, 4। ठीक, इंसीजर कितनी होगी, 8, और कैनाइन कितनी होगी, 4।
प्री मोलर्स तो होंगे नहीं, और मोलर्स कितने होंगे? 8। मोलर्स भी कितने होंगे? 8। मोलर्स वाले कौन से टीथ होते हैं? जो प्री मोलर के बाद आते हैं। प्री मोलर मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, मतलब मोलर जहाँ पे है उसके पहले जो दांत आएंगे उसको प्री मोलर्स बोला जाता है। तो बच्चों में प्री मोलर्स तो होते नहीं, सीधा मोलर्स होंगे। तो इन सारे दांतों अगर आप काउंट करें, 8 8 16 4 20, 20 दांत हो गए। ये इंसीजर, ये प्राइमरी टीथ की हो गई। अब जब यही दांत, अब वो जो बच्चा था अब वो बड़ा हो गया, मान लीजिए छोटा बच्चा था, ठीक, अब ये बैठा हुआ था, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक, अब ये दौड़ रहा है, लेग पीस खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, बाबू का टाफी खा रहा है। तो अब इसके पास सेकेंडरी टीथ आ गई। अब सेकेंडरी टीथ आने के बाद इसके मतलब दांतों की काउंटिंग कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी लगभग 32। मतलब ये जो 20 थे, ठीक, ये जो 20 थे ये तो होंगे ही, साथ में 12 और आ जाएंगे, 12 मोर, ठीक। ये जो 20 दांत थे उसके पास इंसीजर्स थी, कैनाइन थी, प्रीमोलर नहीं थी। देखिए ये रो रहा है अभी भी बचपन में देखें उसको हम पिछले समय टाइम मशीन में जाके, तो वो नहीं था, लेकिन मोलर्स थे। तो अब ये जो सारे दांत हैं इसको जब हम, अब ये बड़ा होगा तो ये सारे दांत तो फिर से टूटेंगे, फिर से। अब ये जो दांत थे ये टूटे, अब ये फिर से उगे, तो इतने तो रहेंगे, लेकिन 12 इसमें और आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? मोलर्स। अब इसके पास कौन कौन से दांत आएंगे? फिर से इसके पास इंसीजर्स आएंगे, फिर से इसके पास कैनाइन आएगी, फिर अब इसके पास क्या आ जाएंगे? प्री मोलर्स। अब क्या आ जाएगा? मोलर भी आ जाएगा, ठीक। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसके पास क्या क्या आ गए? इंसीजर्स आ गए, कैनाइन्स आ गए, प्री मोलर्स आ गए और मोलर्स आ गए। सेकेंडरी वाले टीथ है, इंसीजर्स में इसके पास कितने आएंगे? 8, ठीक। कैनाइन्स में कितनी आएंगी? 4, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये जो प्री मोलर्स है, ये जो हमारे नए दांत आए सेकेंडरी टीथ, ये कितने हो जाएंगे? ये हमारे फिर से वापस आ जाएंगे और हो जाएंगे 8। प्री मोलर्स के पहले अभी हम जो डायग्राम बनाएंगे उससे देखेंगे, तो उसमें पूरी काउंटिंग आएगी, तो पूरे 8 दांत आएंगे प्री मोलर्स के। और मोलर्स कितने आ जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 12, ठीक। अभी हम दांतों की फंक्शन भी देखें, कौन सा दांत कौन सा टीयरिंग है, कौन सा स्ट्रेस करता है, कौन सा शेयरिंग में काम करता है, कौन सा ग्राइंडिंग में काम करता है, ये हम अभी देखेंगे। अगर तब तक के लिए आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब ये जो इंसीजर्स और कैनाइन्स, मतलब ये जो प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ थी, फलाना ठिकाना, ये सब मतलब वैसे थोड़ा बोरिंग लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले इसको मिटा लें, फिर आप लोग इस वीडियो को देखें। तो अब हम थोड़ा डायग्राम वाइज देखते हैं कि कौन से दांत कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे सब मनवाते हैं, हम भी मनवा लें कि भैया ये हमारा मुंह है, ठीक। थोड़ा इसको बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन खैर इसको थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, खैर क्या करना। ये हमारी मुंह है, वैसे हमारी मुंह है, इसकी जो ऊपर वैसे है उसका डायग्राम। अब किसी भी हमारे मुंह में जो दांत के अरेंजमेंट होते हैं उसको काउंट या फिर उसको सेट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? हमारे जॉ को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो पहली टीथ जो होगी वो कौन सी होगी? इंसीजर्स। ये जो चूहे वाले दांत होते हैं, कुतरने वाले हम लोग के, जिससे हम लोग बहुत सारा कुतरते हैं, तो वो कौन सी टीथ होगी? इंसीजर्स। इंसीजर्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, इंसीजर्स। जो दूसरी जो टीथ आएगी वो होगी कैनाइन, शार्प एजेस वाली, जो ऐसे यहाँ पे नुकीली सी हमारी एक दांत होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन, ठीक। अब उसके बाद जो आएगा वो होगा प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, ठीक। प्रीमोलर्स मतलब जो
कैनाइन के पीछे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे दांत होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। अब उसके बाद जो इसके बड़े वाले दांत आएंगे वो कौन से होंगे? मोलर्स। ठीक, पहले वाले हमारे आएंगे इंसीजर्स, जो सामने वाले दांत होते हैं। सामने वाले दांतों को हम काउंट करने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी जॉ खुलवाएंगे, उसको अपर हाफ और लोअर हाफ में पहले डिवाइड करेंगे, फिर उस अपर या फिर लोअर हाफ को पकड़ के उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमारे दांत आएंगे इंसीजर्स जो कि 2 नंबर में। अगर आप किसी बड़े एडल्ट का काउंट करें तो पहले वो आएगा दो इंसीजर्स इस तरफ, 2 इस तरफ। तो पहले हम इस लेफ्ट साइड का ले रहे हैं, राइट साइड का, तो क्या होगा, पहले इंसीजर्स वो काउंट किया तो कितना आ गया, 2। कैनाइंस कितनी होगी, 1। कितने होगी, कैनाइन सिर्फ एक ही है, नुकीले दांत सिर्फ एक ही है। प्रीमोलर्स फिर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, इंसीजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2, और मोलर्स कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, ये बात हो गई अपर हाफ की। ठीक, अब हम देखते हैं लोअर हाफ की। ऊपर के दांत देख लिए, अब थोड़ा नीचे का दांत देखते हैं। नीचे वाले दांतों के भी काउंट करने के लिए सबसे पहले हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। पहले कौन से दांत आएंगे, इंसीजर्स 2, फिर क्या आएगी, कैनाइन, यहाँ पे इंसीजर्स, कैनाइन, फिर आएगी हमारी मोलर। ठीक, मोलर्स। उसके बाद आएगी हमारी, अरे सॉरी, ये प्री मोलर्स है। ठीक, इसके बाद आएगी हमारी मोलर्स। ठीक, ये हो गई हमारी मोलर्स। ठीक, यहां भी काउंट करते हैं, इंसीजर्स कितनी है, 2, कैनाइन कितनी है, 1, प्री मोलर्स कितने हैं, 2, और मोलर्स कितनी है, 3। मतलब अगर हम देखें अपर हाफ को और लोअर हाफ को तो 2 इंसीजर, 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 मोलर। नीचे भी कितने हैं, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। क्या ये कुछ कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे डेंटल फार्मूला जैसा दिखता है? बिल्कुल, ये कुछ कुछ हमारे डेंटल फार्मूला के जैसा दिखता है। तो यही हमारा डेंटल फार्मूला का डेफिनेशन है कि डेंटल फार्मूला का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने किसी दांत को अगर नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। ठीक, मैं इसको लिख देता हूं। तो अगर हम डेंटल फार्मूला का डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यही लिख दूं, यहां से आपको दिखेगा। ठीक, द अरेंजमेंट ऑफ teeth in upper half each, यहाँ पे each रहेगा, each half of jaw in the order of incisors, canines, premolars and molars, ICPM. ठीक, the arrangement of teeth in each half of jaw in order of ICPM, and that is called dental formula. ठीक, हमारे दांतों के अपर हाफ और लोअर हाफ का जो रीजन है
उसमें अगर हम दांतों की जो मतलब अरेंजमेंट है वो ऐसे काउंट करेंगे, पहले अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर अपर हाफ को आधे आधे पार्ट में, तो लेफ्ट और राइट साइड में हम डिवाइड कर देंगे। तो उस किस ऑर्डर में हम फिर काउंट करेंगे, पहले हम इंसीजर्स को काउंट करेंगे, फिर कैनाइन को, फिर प्री मोलर, फिर मोलर। यहाँ भी देखिए पहले ये इंसीजर को हमने काउंट किया, फिर कैनाइन को काउंट किया, फिर प्री मोलर को, फिर मोलर को। यही होता है हमारा डेंटल फार्मूला। या फिर हम डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन अपर हाफ ऑफ द जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन लोअर हाफ ऑफ द जॉ इन द ऑर्डर ऑफ आई, सी, टी और एम। ठीक, दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्या, डेंटल फार्मूला। क्या होगा ये, डेंटल फार्मूला। यहाँ पे हमने लिखा है डेंटल फार्मूला। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगर हम इन दांतों के नंबर को काउंट करें, जैसे 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। अगर इनको काउंट करें 2 2 4 1 5 3 8 हो गए इस साइड। ठीक, यही 8 दांत इस साइड भी हम, अगर मैं यहाँ बना दूँ दूसरे कलर से, ये हो गए इंसीजर्स, ये हो गई हमारी कैनाइन, ये हो गए हमारे प्रीमोलर्स और ये हो गए हमारे मोलर्स। ठीक, ये क्या हो गए, मोलर्स हो गए। तो कितने हैं, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ये भी कितने हो गए, 8, 2 3 5 8 इधर। अब यही जितने दांत ऊपर है उतने ही दांत नीचे होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। ये भी अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 8। अब अगर हम सारे दांतों को काउंट करें, 8 और 8 16, और 16 ऊपर और 16 नीचे, तो कितने हो गए, 32, 32। दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या रह गया, अब इसमें हम ये देखते हैं, ये जो प्री मोलर है, ये वाली, ये जो प्री मोलर है, या फिर इस साइड के लिए, तो जो प्री मोलर्स, प्लस जो मोलर्स होते हैं, ये हमारे क्या करेंगे, अगर हम चाइल्ड वाला देखें तो ये सारे दांत उसमें नहीं थे, तो जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ये हमारे परमानेंट टीथ में आ गए। पहले अगर हम चाइल्ड वाले का लें, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको प्री मोलर देखने को नहीं मिला था, यहाँ नीचे हमने लिखा था। अब मोलर भी अगर हम काउंट करें तो वो सिर्फ 2 ही थे, 3 नहीं थे। तो जो ये प्री मोलर और थर्ड मोलर था, थर्ड मोलर, MOLAR, हाँ मोलर, जो ये थर्ड मोलर था, ये वाला, ये जो थर्ड मोलर है, चाइल्ड में क्या था, सिर्फ यही 2 थे, परमानेंट में क्या हुआ, ये 3 हो गए। तो जो थर्ड मोलर और प्री मोलर है, इसी को क्या कहते हैं हम, मोनोफायोडोंट। ठीक, ये क्या होते हैं, मोनोफायोडोंट। मतलब ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार दिखेंगे, बार बार तो एकदम नहीं दिखेंगे। ठीक, प्री मोलर्स और थर्ड मोलर। इस थर्ड मोलर को एक और नाम से जानते हैं, इसे बहुत लोग कहते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। ठीक, क्या बोलते हैं, विजडम। थर्ड मोलर मतलब ये वाली जो दांत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। इसको बस ऐसे ही नाम देते हैं, मतलब ये काफी लास्ट में आती है, परमानेंट रहती है और ये पूरी जिंदगी भर चलती है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। ये सब की दांत क्या होते हैं, सिर्फ लाइफ में एक बार आएंगे, बार बार तो एकदम नहीं आएंगे। मतलब ये क्या हो गए, मोनोफायोडोंट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें।
एक चीज और, ये जो मोनोफाइवोडोंट टीथ होती है, पहले मैं इसको मिटा दूँ। नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, वीडियो बार बार देखें। ठीक, जो मोनोफाइवोडोंट थे, मोनोफाइवोडोंट, ये जो दांत थे हमारी, ये जो टीथ थी, ये कितनी थी, एक नंबर में अगर आप काउंट करें तो ये कितनी होगी, 12। कैसे, जो हमारी थर्ड मोलर थी, थर्ड मोलर चाइल्ड में कितनी थी, मतलब जब हम इसको अपर पार्ट और लोअर हाफ में डिवाइड किए तो यहाँ पे जो मोलर्स वाले थे, यहाँ पे एक तीसरा वाला जो दांत था, यहाँ पे ये मोलर्स है ना, ये जो लास्ट थर्ड वाला था, इन थर्ड वाले को काउंट करें तो ऊपर 2 नीचे 2, कितने हो गए, 4। ये कितना था, 4। ठीक, और उसके बाद ये जो, जैसे ऊपर अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया तो कितने हो गए, ये ऊपर हाफ का अगर काउंट किए तो 4 हो गए, और जब लोअर हाफ को काउंट किया तो, मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों को साथ में काउंट किया तो 4 हो गए। और जब हम प्री मोलर्स को काउंट करेंगे, किसको, प्री मोलर्स को, कितने हो गए, 8। कैसे, 2 इधर 2 इधर, 4, 2 नीचे 2 इधर, 4। अपर हाफ प्लस लोअर हाफ इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मोनोफाइवोडोंट टीथ इन द ह्यूमन डेंटिशन। अब मोनोफाइवोडोंट टीथ तो हो गई, अब हम लोग देखते हैं डाइफाइवोडोंट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ डाइफाइवोडोंट। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग क्या, कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक, डाइफाइवोडोंट टीथ का मतलब होता है जो कि दांत की जिंदगी में सिर्फ 2 बार दिखे, मतलब एक बार आए फिर जाए, फिर आए तो पूरी जिंदगी भर हमारा साथ न छोड़े, हमारे सर पे बैठ के, तो क्या होगा, डाइफाइवोडोंट। डाइफाइवोडोंट टीथ मतलब अपीयर्स ट्वाइस, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ट्वाइस। ठीक, 2 बार आए। अब 2 बार आने का मतलब कि जैसे जब हमने काउंट किया था दांतों को, तो जो बच्चों, मतलब जो चाइल्ड वाला था जो, तो उसमें काउंट करने पे कितना, प्राइमरी जो डेंटिशन थी, प्राइमरी डेंटिशन, उसमें हमारे नंबर आ रहे थे 20। अब वही 20 टीथ हमारी बाद में फिर से आई उग के, कहाँ, सेकेंडरी वाले पे। ठीक, सेकेंडरी वाले में तो वही 20 आई, 12 तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए ना, तो वो जो 20 आए थे पहले प्राइमरी टीथ के बाद, जो प्राइमरी टीथ में थे, वही हमारे वापस आ गए किसमें, सेकेंडरी डेंटिशन में। वही टीथ को क्या कहते हैं हम, डाइफाइवोडोंट। ठीक, और इनका नंबर कितना होता है, 20। ठीक, मतलब डाइफाइवोडोंट वो दांत होते हैं या वो टीथ होती है जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन में थी और वो वापस आ गई किसमें, सेकेंडरी डेंटिशन में। जैसे दांत टूटने के बाद बच्चों के उग जाते हैं तो वो क्या हो गई हमारी डाइफाइवोडोंट टीथ, और उसका नंबर कितना था, लगभग 20। मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि लिखत नहीं हो, बस खाली बोलत हो। तो ये हो गई हमारी 20। ठीक, अब इस 20 और 12 को जब मिला देंगे तो 20 10 30 2 32, तो कितने हो गए हमारे 32। कितना हुआ 32। लड़ाई झगड़ा हुआ तो इसमें से सिर्फ 3 बचते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं को करो, सिर्फ 32। ठीक, अब हम लोग देखेंगे हेट्रोडोंट टीथ। अगर आपको नोट करना है तो कर लें। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं हेट्रोडोंट टीथ क्या होती है, तो मैं इसको मिटा लूँ। हमने मोनोफाइवोडोंट देख लिया, हमने डाइफाइवोडोंट देख लिया, हमने
और क्या देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं हेट्रोडॉन्ट टीथ। क्या हेडिंग डालेंगे, हेट्रोडॉन्ट। ठीक, हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है वो टीथ या वो अरेंजमेंट ऑफ टीथ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हों। द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of different types of teeth। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की हम डेंटिशन की बात करें तो हमारे पास कौन से होते हैं, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, इंसाइजर्स होती है, कैनाइन्स होती है। तो हमारे पास लगभग 4 प्रकार के दांतों के कलेक्शन होते हैं जो कि हमारे सारे कामों काम हेल्प करती है। तो यही हमारे ह्यूमन बींग्स के जो दांत होते हैं वो भी हेट्रोडॉन्ट होते हैं। हमारे हम ह्यूमन बींग्स भी अलग, इसके एग्जाम्पल है हेट्रोडॉन्ट के। तो इसमें कौन कौन से दांत टीथ्स आएंगी, पहले इसमें भी आएगी इंसीजर्स, दूसरी कैनाइन्स, तीसरी प्रीमोलर्स, चौथी मोलर्स। ठीक, तो पहली कौन सी होगी, इंसीजर्स, दूसरी कैनाइन, तीसरी प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो अब हम देखते हैं टीथ की क्या मतलब, हर टीथ की क्या मतलब काम है। इस इंसीजर हमारा हेल्प करेगा किसमें, कटिंग में, किसमें, कटिंग में। ठीक, इंसीजर किसमें हेल्प करेगा, कटिंग में। इंसीजर के नाम से पता चल रहा है सीजर, इंसीजर में सीजर आ रहा है। सीजर का मतलब, सीजर क्या काम करता है, काटने का। तो काटने वाला काम कौन सा करेगा, इंसीजर। जैसे अगर हम कभी कुछ हमारे घर में धागा मतलब काटना है या फिर पतंग उड़ा रहे हैं उसमें धागा जोड़ना है या फिर कुछ भी काटना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इंसीजर पे जाके उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो कट जाता है। तो काटने वाला काम किसका होगा, इंसीजर्स का। कैनाइन का काम होता है चीर फाड़ का। ठीक, चीर फाड़ का जो काम है वो कैनाइंस का है। कैनाइंस मतलब जैसे जो ऑमनीवोर्स होते हैं जो कि मांस वगैरह खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे जानवर हो गए, उनकी कैनाइंस काफी वेल डेवलप होती है। वेल डेवलप्ड इन लॉयंस, टाइगर्स एक्सेट्रा। ठीक, क्योंकि उन्हें मीट के जो पीसेस होते हैं उनको काफी काटना होता है, काट के चीर फाड़ करके फिर उसको वो खाते हैं। तो उनके जो ये जो कैनाइन वाले दांत होते हैं वो काफ़ी मॉडिफाइड होते हैं, काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए दूर रहना चाहिए। ठीक, तीसरी बात आती है प्री मोलर्स की। प्री मोलर्स का मतलब होता है जो दांत मोलर से पहले हो। तो जब अगर मोलर से पहले है तो उसका काम होगा ग्राइंडिंग का। ठीक, जो भी ग्राइंडिंग वाले पार्ट होते हैं खाने में, ग्राइंडिंग वाला काम कौन सा करेगा, प्री मोलर्स। ठीक, मोलर्स का काम है शेयरिंग या फिर ग्राइंडिंग में। ठीक, शेयरिंग या फिर ग्राइंडिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जब भी हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो काफी मतलब मजबूत है, तो वो क्या होता है कि बहुत उसको चबाने के लिए, उसको पीसेस में तोड़ने के लिए, उसकी साइज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर काफ़ी सारा जोर से दबाएंगे तभी वो टूटेगा। तो उसको वो काम करने के लिए हमारे पास होते हैं मोलर्स।
ठीक। मोलर्स मतलब लास्ट में जैसे कुछ बहुत मजबूत खाना है तो हम पहले इधर अंदर की तरफ ले जाके फिर उसको दबाते हैं तो वो टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर्स। प्री मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग का। जैसे मान लिया आप चना खा रहे हैं, वो बहुत भुना हुआ चना खाएंगे तो वो किस पे जाएगा? प्री मोलर्स का काम है वो उसको पीस के खत्म कर। अब लेकिन अगर वही चना, जो लोग खेत एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर वाला होगा, वो सूखे हुए चने को अगर जैसे खाएंगे ना तो बहुत मजबूत होता है, वो बहुत मेहनत लगती है उसमें, तो वो वाला काम कि उसको काम पीसने का काम कौन करेगा? मोलर्स। ठीक। ये सारे दांतों के मतलब काम थे। और ये जो कटिंग वाले चीज़ है, इसमें जैसे चूहे जो कुतरते हैं वैसे वो इंसीजर्स वाला काम है। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो देख लें। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कटिंग मतलब, अरे इंसीजर का काम है कटिंग करना, कैनाइन का काम है चीर फाड़ करना, प्री मोलर्स का काम है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब चबाना। ठीक। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? चबाना। ठीक। और मोलर्स का काम है चबाना, प्रोमैक्स। ठीक। चबाना अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो चबाने के ऊपर जो काम होगा वो मोलर्स का होगा। ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला तो हमने आपको बता ही दिया। डेंटल फार्मूला बता ही दिया। अब देखते हैं कि डेंटल फार्मूला हर एज के हिसाब से, मतलब कोई एडल्सेंस में है या कोई किड है, कोई छोटा बच्चा है, या फिर कोई मतलब एडल्ट है 18+ है, तो उसके दांतों की जो अरेंजमेंट है वो किस डेंटल फार्मूला पर डिपेंड करेगी, थोड़ा सा वो देखते हैं। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो कर लें, वरना मैं मिटाने जा रहा हूँ। मिटा दूँ? नोट किया आपने? बहुत। ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटल फार्मूला इन एजेस। तो हेडी में सिर्फ डेंटल फार्मूला डालते हैं, हमने पढ़ तो लिया ही है। क्या यार, कैसा लिखते हो तुम, बताओ। डेंटल फार्मूला। ठीक। हमने इसकी डेफिनेशन अभी देखी। द नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ ऑफ जॉ अपॉन द नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ ऑफ जॉ, दैट इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। और ये किस ऑर्डर में रहेगा? ये रहेगा इनसाइड। पहले मैं लिख लूँ क्या? नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ अपॉन number of teeth in lower half jaw। ठीक। ये क्या है हमारा? डेंटल फार्मूला। ठीक। ये हमारा डेंटल फार्मूला है। अब इसके बाद हर एज में कैसे, जैसे अगर बच्चे हैं तो उनके में कैसे डेंटल फार्मूला होंगे। ठीक। और ये किस ऑर्डर में रहता है? ये तो मैंने आपको बताया था। पहले इंसीजर्स होंगे, फिर कैनाइन्स होंगी, फिर प्री मोलर्स होंगे, फिर मोलर्स होंगे। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में लिखना है। गलत किया तो नंबर तो तय है, कटना है। ICEM। ठीक। ये हो गया हमारा डेंटल फार्मूला। ये हो गया हमारा डेंटल। अब हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। जैसे चाइल्ड में हमारे एनसीईआरटी में 3 चीज़ें दी हुई हैं, चाइल्ड का, एडल्सेंस का और एडल्ट का। तो चाइल्ड में कितना होता है? चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। क्यों? देखते हैं कैसे। जैसे इसको क्या,
चाइल्ड का लिखते हैं हम पहले। ठीक, चाइल्ड में किसका फार्मूला होता है? चाइल्ड मतलब चाइल्ड में जहां जहां बोला हूँ इसका मतलब ये है प्राइमरी डेंटिशन ऑफ टीथ। जो प्राइमरी टीथ थी, जो डेसिडियस टीथ जिसको हम बोल रहे थे, या फिर जिसको लेक्टियल टीथ बोल रहे थे, वो टीथ को हम क्या बोलते हैं? मतलब प्राइमरी डेंटिशन। तो प्राइमरी टीथ वाली डेंटिशन में जो डेंटल फार्मूला बनेगा वो था हमारा 2102 अपॉन 2102। मतलब किस ऑर्डर में था? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो मतलब ये इंसीजर क्या है, ये कैनाइन का है, ये प्रीमोलर का है और ये मोलर का है। मतलब अगर हम प्राइमरी डेंटिशन की बात करें तो इंसीजर कितने हैं अपर हाफ में, कैनाइन कितनी है 1, प्रीमोलर्स नहीं थे इसलिए ये कैसा था? सैड। हमने जहाँ डायग्राम में बनाया था, ठीक, ये सैड था। तो प्रीमोलर्स नहीं थे और मोलर्स कितने थे? 2। अब हम इसको काउंट करते हैं, 2 4 5। अपर हाफ में कितने हो गए? 5। ठीक, अब वही नीचे भी 2 2 4 और 1 5, ये कितना हो गया? 5। अब ये तो अपर हाफ और लोअर हाफ के एक साइड का है, हमें दोनों साइड का चाहिए, तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। जैसे हम मान लें कि ये हमारे माउथ है, हमने इसको खोला, ठीक, तो हमने इसको अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया, तो इस वाले का काउंट करके हमको ये मिला, और नीचे वाले का जब हम काउंट किए इसको अपर हाफ और लोअर हाफ लेफ्ट राइट में डिवाइड करके, तो हमें ये मिला सेम नंबर। अब सेम नंबर मिला तो हम उसको दोनों साइड का काउंट करना है, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई किए। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 10, 10, ये हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पे हमको मैथ्स लगा के इसको कट पिट करके 0 नहीं करना है। इस 10/10 का मतलब है कि 10 दांत उसके अपर हाफ में है और अपर जॉ में है, और 10 दांत वही हमारे किस में है? लोअर जॉ में। तो ये टोटल कितने हो गए? 20। ठीक, तो प्राइमरी डेंटिशन में हमने देखा था नंबर कितने थे दांतों के? 20। ठीक, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट। एडल्ट का जो फार्मूला होता है उसके लिए भी हम फिर से हेडिंग डालते हैं, मतलब यहाँ पे एडल्ट। ठीक, एडल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2123 अपॉन 2123। ठीक, अब इस 2123 और अपॉन 2123 का मतलब है 2 इंसीजर्स होगी, एक कैनाइन होगी, 2 प्रीमोलर्स होंगे और 3 मोलर्स होंगे। ठीक, मतलब एडल्ट में कितने होंगे? इंसीजर्स भी 2, कैनाइन्स भी 1। जो प्रीमोलर प्राइमरी डेंटिशन में 0 था, अब वो सेकेंडरी डेंटिशन में 2 हो जाएगा। ठीक, और ये जो मोलर्स थे, ये जो पहले 2 थे, अब यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, और ये उस एक मोलर को कहते हैं विजडम टीथ, जो कि थर्ड मोलर जिसको हम बोलते हैं वो होती है हमारी विजडम टीथ। तो उसको हम काउंट करके कितना हो गया? ये 2123 अपॉन 2123। अब हम इसको काउंट करें, 2 2 4 1 5 5 3 8। ठीक, ये हो गया हमारा 8। नीचे का भी काउंट करेंगे तो 8 आएगा। अब इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें दोनों साइड का चाहिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 अपॉन 16। तो अब फिर से हमें इसको कट पिट करके 0 नहीं करना है क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं, हम बायो के स्टूडेंट हैं। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे, अपर जॉ, नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ, तो ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक, चलिए ये तो हो गई एडल्ट और चाइल्ड की बात। ठीक, ये हो गई। अब उसके बाद हम एक चीज और देख सकते हैं, मोनोफाइब्रोड जो टीथ थी हमारी,
मोनोफायोडॉन्ट। ठीक, जो मोनोफायोडॉन्ट थी उसमें क्या था कि वो टीथ थी जो कि सिर्फ एक बार अपीयर होती थी। एक बार अपीयर होने वाले कौन से थे? थर्ड मोलर्स और प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स का और थर्ड मोलर का नंबर था, मतलब थर्ड मोलर तो वो विजडम टीथ हो जाएगी, तो उसका नंबर था 2 ऊपर, मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, कितने हो गए? 4। लेकिन अब उस इसमें मोनोफायोडॉन्ट की जो टीथ थी, इसमें क्या था कि हमारे इंसीजर्स और कैनाइंस नहीं थे, सिर्फ क्या थे? प्री मोलर्स थे और मोलर्स थे। तो अब उस प्री मोलर और मोलर को काउंट करने के लिए हमने एक डेंटल फार्मूला बनाया, मतलब बनाया क्या, ये वैसे ही था। तो इसमें क्या था कि जो मोनोफायोडॉन्ट टीथ थी जो सिर्फ एक बार अपीयर होते, इंसीजर तो उसमें था नहीं, इंसीजर पहले भी आता था बाद में भी आया, कैनाइन भी थे नहीं, पहले भी थी बाद में भी आई। प्री मोलर जो थे, तो हम इसको डेंटल फार्मूला लिखें कैसे? मोनोफायोडॉन्ट का, मोनोफायोडॉन्ट का अगर डेंटल फार्मूला लिखें तो इंसीजर तो उसमें थी कि नहीं? इंसीजर उसमें नहीं थी तो 0। कैनाइन थी कि नहीं? नहीं थी, तो मतलब 0। अब इंसीजर और कैनाइन दोनों नहीं थी, लेकिन अब थी कौन सी? प्री मोलर और मोलर। अब आगे का आप कमेंट करें या फिर हमारे लिखने तक का इंतज़ार क्या करें, हमारे लिखने का वेट ना करें, आप कमेंट करके बताएं एक बार कि मोनोफायोडॉन्ट का डेंटल फार्मूला क्या था। अब मैं लिखने जा रहा हूँ। अब उसके बाद अब उसमें क्या थी? प्री मोलर्स। प्री मोलर्स उसमें कितने आए? 2। ठीक, प्री मोलर 2 आए थे, प्री मोलर तो उसमें थे नहीं, और जबकि प्राइमरी डेंटिशन में सिर्फ मोलर्स थे। प्री मोलर कितने आ गए? 2। अब मोलर कितने आ गए उसमें? 1 और उसमें ऐड हुआ, क्योंकि विजडम टीथ ऐड हुई, लेकिन जो पहले 2 मोलर्स थे वो तो मतलब थे नहीं, मतलब पहले भी थे और बाद में भी थे। तो ये ये जो 1 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 1 है ये विजडम टीथ को डिनोट करती है। ठीक, तो यही जब इतने ऊपर हैं तो यही इतने कितने हो जाएंगे? नीचे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 0 2 1। दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडॉन्ट टीथ। ठीक, आप इसको नोट करते चलें। ठीक, ये एडल्ट का मोनोफायोडॉन्ट, सिर्फ मोनोफायोडॉन्ट टीथ का है, मतलब जो एडल्ट में होगी। अब उसके बाद एक चीज और, ये जो विजडम टीथ थी, विजडम टीथ, ठीक, इसमें एक खास बात है, ये सिर्फ 18 प्लस में ही आएगी, अपीयर होगी। appears only after the age of 18। ठीक, जब भी हम 18 से ऊपर जाएंगे तो उसके बाद जैसे जो हम लोग की जो एज है, मान लीजिए हमारी एज 18 से कम है तो हमारे पास विजडम टीथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारी एज 18 या 18 से प्लस, कुछ लोग में 19 तक आती है, तो हमारी जो विजडम, ठीक, तो विजडम टीथ कब अपीयर होगी? 18 की एज के बाद। लेकिन अगर तो ये वाली एज कौन सी होती है? ज़्यादातर जो 18 और अंडर 18 वाली एज होती है वो हमारी एडल्सेंस वाली एज होती है। तो उस एज में जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्सेंस, तो उसका डेंटल फार्मूला हम क्या बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया क्वेश्चन में कि एक 16 इयर्स का लड़का है, उसका डेंटल फार्मूला लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? विजडम टीथ तो 18 के बाद आएगी। मान लीजिए 16 इयर्स का बोला, 16 इयर्स का हमको डेंटल फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसीजर्स भी उसकी 2 होंगी, कैनाइन 1 होगी, प्री मोलर्स 2 होंगे, मोलर्स सिर्फ 2 होंगे। विजडम टीथ जो थी वो अभी अपीयर नहीं होगी, इसलिए इसको हम सिर्फ 2 रखेंगे और यही चीज नीचे हो जाएगी 2 1 2। अब इसको हम काउंट करें, 2 2 4 6 7 7 2 जा 14/14, ये हो जाएगा 8 2 28 टीथ होती है हमारी। ठीक, एडल्सेंस में कितनी टीथ होगी? 28।
अब 28 में अगर हम 4 विजडम टीथ ऐड कर दें, 4 मतलब एक अपर लेफ्ट कॉर्नर में, एक और राइट कॉर्नर में, और एक उसके बाद 2 नीचे लेफ्ट कॉर्नर में और राइट कॉर्नर में। तो 1 2 3 4 विजडम टीथ कितने हुई? 4। 28 में 4 ऐड करेंगे, हमारी 32 हो जाएगी। तो ये रहा हमारा एडोलसेंस का डेंटल फार्मूला। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करें, वरना बस आज के लिए इतना ही। यही था पूरा डेंटल फार्मूला, यही थी हमारी ह्यूमन बीइंग की पूरी डेंटिशन। इसके अलावा और क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। इतने से ही आपके काफ़ी सारे सवाल हिलने क्या उखड़ जाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, आग लगा देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।